वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स से फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी और एंजियोस्पर्म में लिलियम प्लांट के अंदर उसकी खोज की थी। तो फिर मैंने बताया था कि जब एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाता है तो इसे बोलते हैं पोलिनेशन। इसके बाद में ये जो पोलन ग्रेन है उसमें अंकुरण होगा और अंकुरण के बाद में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। तो ये जो मेल गैमेट्स होते हैं, इन मेल गैमेट्स में से ये 2 मेल गैमेट्स, ठीक है, ये 2 मेल गैमेट्स होते हैं। इन 2 मेल गैमेट्स में से जो एक मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ संलयन करता है और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो एग सेल के साथ संलयन करता है, ठीक है। अब जो संरचना होगी वो यूँ होगी कि मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ संलयन करता है तो किसका निर्माण होता है, यहाँ लिख देती हूँ, मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई। तो किसका निर्माण होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म का। लेकिन जब दूसरा मेल गैमेट इस एग एपरेटस की एग सेल के साथ संलयन दर्शाता है तो क्या बनेगा, जायगोट, मीन्स युग्मनज, और जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो। और जब ये एम्ब्रियो बनेगा तो जब ये विकसित हो रहा होगा तो इसको विकसित होने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, और ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा इसको, एंडोस्पर्म से। तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं कि जब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ संलयित होकर जायगोट का फॉर्मेशन करता है, जबकि दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ संलयित होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो इस तरह इसमें 2 फर्टिलाइजेशन हुए, तो इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जो मेल गैमेट और एग सेल से जो एम्ब्रियो बना था, मतलब जायगोट बना था, वो बाद में किसमें विकसित होगा, एम्ब्रियो में। और जब ये इस जायगोट एम्ब्रियो में विकसित हो रहा होगा तो उसको पोषण की आवश्यकता होती है, और वो पोषण कहाँ से पूरा होगा, इस एंडोस्पर्म के द्वारा इस एम्ब्रियो को पोषण मिलेगा, ठीक है। ये जो मेल न्यूक्लियाई है वो कहाँ से मिलेंगे, एंथर से रिलीज होंगे, और जो एग सेल होती है वो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक्स से प्राप्त होती है, ठीक है। और मैंने इस कंप्लीट प्रोसेस को या डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करवा दी थी। वो क्या थी, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो मैंने बताया था कि पोलिनेशन के बाद में जब फ्लावर की स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन उपस्थित होता है, या मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ कि एंथर से पोलन ग्रेन के मुक्त होने के बाद में वो चिपचिपी स्टिग्मा से आके चिपक जाता है। इस स्टिग्मा पे
कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसकी और नमी होती है, जिसकी हेल्प से ये उन नमी को एब्जॉर्ब करेगा, उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स से क्रिया करेगा और अपने साइज में इंक्रीज कर लेगा। इंक्रीज करने के बाद में पोलन ग्रेन की जो आंतरिक भित्ति होती है वहाँ पे जर्म पोर्स होते हैं और उन जर्म पोर्स की हेल्प से ये जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं और ये जो जर्म ट्यूब होती है वो बाद में ग्रो होके पोलन ट्यूब बनाती है। ठीक है, ये पोलन ट्यूब बन गए। तो जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स में की तरफ जाने के लिए पोलन ट्यूब की हेल्प लेते हैं। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट की तरफ जाने के लिए पराग नलिका या पोलन ट्यूब की मदद लेते हैं तो इसे साइफनोगैमस कहते हैं। साइफनोगैमस कंडीशन क्या होगी? जब मेल गैमेट खुद से गति न करके पोलन ट्यूब की हेल्प से फीमेल गैमेट की तरफ गति करते हैं तो इसे साइफनोगैमस स्टेज कहते हैं। अब देखो आप, ये जो पोलन ट्यूब होती है इसकी लंबाई भी स्पेसिफिक होती है। ये बीटा वल्गेरिस में कुछ की होती है जबकि मक्का में 45 के लगभग होती है। मीन सबसे बड़ी ये मक्का में पोलन ट्यूब देखने को मिलेगी। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि इसके अलावा क्या होता है, ये जो पोलन ट्यूब होती है वो जनरली एक पोलन से एक ही पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जब एक पोलन ट्यूब का निर्माण होता है एक पोलन ग्रेन से तो इसे बोलते हैं मोनोसाइफनस। ठीक है, और जब एक से अधिक पोलन ट्यूब्स का निर्माण होता है तो इसे बोलते हैं पॉलीसाइफनस। और मोनोसाइफनस के मोस्टली प्लांट्स एग्जाम्पल है क्योंकि जनरली एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। और इसका एग्जाम्पल है नेग्लेक्टा प्लांट, उसमें 14 पोलन ट्यूब्स पाई जाती है तो इसे बोलेंगे पॉलीसाइफनस कंडीशन। अब देखो आप, जो आपके स्टिग्मा होते हैं उसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं कि स्टिग्मा के इसमें क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टिग्मा होती है वो पोलन ग्रेन के लिए ग्राही स्थल का कार्य करती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि स्टिग्मा के क्या फंक्शन होंगे इसमें, कि ये पोलन ग्रेन के लिए ग्राही स्थल का कार्य करती है। और सेकंड हो गया, ये पोलन ग्रेन को पर्याप्त स्थल प्रदान करती है। फर्स्ट तो ये ग्राही स्थल की तरह कार्य करेगी कि उड़ता हुआ पोलन ग्रेन इस पे स्थानांतरित होगा तो ये उसको चिपचिपी होती है इसलिए वो उसको पकड़ लेगी। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि ये उसको पर्याप्त स्थान देती है ताकि उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो और उसमें जर्मिनेशन भी हो, है ना। और उसके अलावा ये पोलन ट्यूब को मार्ग प्रदान करने का कार्य भी करती है। इस पर पर्याप्त मात्रा में नमी पाई जाती है जिससे परागकण को न्यूट्रिशन मिलता है और उसमें से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। फिर आप क्या आता है सेकंड स्टेप। यहाँ तक तो बात हुई, ये जो पॉइंट्स चल रहे थे वो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन में चल रहे थे। फिर आपका आता है सेकंड पॉइंट, ग्रोथ एंड
स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की वृद्धि एवं क्योंकि अब यहाँ पे जर्मिनेशन हो गया तो यहाँ पे आएगी पोलन ट्यूब। तो ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ट्यूब। तो कंसिडर करो कि ये कोई पोलन ग्रेन है जो कहाँ है, किसी फ्लावर की स्टिग्मा पे, ठीक है, ये है स्टिग्मा और ये है पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में अंकुरित हो गया, मीन्स उसमें जर्मिनेशन हो गया। तो यहाँ पे पोलन ट्यूब का निर्माण हो गया। अब देखना आप, ग्रोथ के बाद में या पोलन ट्यूब की वृद्धि के बाद में जो कंप्लीट इसमें अंतर्निहित वस्तुएं होती है या पोलन कंटेंट होता है, ठीक है, वो कंप्लीट जो अंतर्निहित वस्तुएं होती है वो पोलन ट्यूब में आ जाती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के बाद में पोलन ग्रेन के अंदर उपस्थित सभी अंतर वस्तुएं पोलन ट्यूब के अंतर्गत आ जाती है। फिर क्या होता है, मीन्स अंतर वस्तुएं कौन कौन सी आगे, इसमें सेल कंटेंट्स आगे, लाइक राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये डिक्टियोसोम्स और उसके अलावा मेल गैमेट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ से ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं पोलन ट्यूब में, ठीक है। अब ये जो पोलन ट्यूब में अंतर वस्तुएं गई है या इन अंतर वस्तुओं का यहाँ से यहाँ स्थानांतरण हुआ है, इस अंतर वस्तुओं को सीमित करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। पोलन ट्यूब में जो समस्त अंतर वस्तुएं हैं उनको सीमित करने के लिए पोलन ट्यूब के पश्च भाग पे, ये अग्र भाग हो गया, ये हो गया पश्च भाग, ठीक है। तो पोलन ट्यूब के अग्र भाग पे विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें बोलते हैं केलोज प्लग। केलोज प्लग। इन केलोज प्लग का क्या कार्य होता है कि ये जितना भी कोशिका द्रव्य या उसमें उपस्थित अंतर्निहित वस्तुएं पोलन ट्यूब में आई है, ये वापस से उसमें नहीं जाए या इसमें कमी नहीं हो, इसलिए एक विशेष प्रकार के संरचना का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं केलोज प्लग। तो मीन्स जो साइटोप्लाज्म या अंतर्निहित वस्तुएं पोलन ट्यूब में आ गई, उसका वापस से स्थानांतरण ऊपर की तरफ ना हो, इसलिए उसमें केलोज प्लग का निर्माण होता है जो उन अंतर वस्तुओं को सीमित करने का कार्य करता है। लेकिन जब कुछ प्लांट्स में पोलन ट्यूब की लंबाई ज़्यादा होती है तो ये जो पोलन ट्यूब है उसमें जगह जगह पर केलोज प्लग बन जाते हैं। मीन्स जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतने ही ज़्यादा उसमें केलोज प्लग बनने लगेंगे। तो जब इस पोलन ट्यूब की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो उसमें केलोज प्लग बनना स्टार्ट हो जाते हैं और अलग अलग जगह कई खंडों में पोलन ट्यूब को डिवाइड कर देते हैं। तो केलोज प्लग सबसे पहले अंतर वस्तुओं को जो पोलन ट्यूब में आ चुकी उनको सीमित करने का कार्य करता है। उसके अलावा अगर पोलन ट्यूब की लंबाई ज़्यादा है तो उसे अलग अलग अंतराल पर केलोज प्लग बन जाते हैं जिससे ये पोलन ट्यूब कई खंडों में विभाजित हो जाती है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो पोलन ट्यूब होती है, इस पोलन ट्यूब का अग्रभाग अर्धचंद्राकार होता है, अर्धचंद्राकार। ठीक है, पोलन ट्यूब का अग्रभाग अर्धचंद्राकार होता है, जिसमें कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं और उसमें कई सारी वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसमें पॉलीसेकेराइड और आरएनए ही पाया जाता है। तो पोलन ट्यूब का अग्रभाग अर्धचंद्राकार होता है, जिसे कहते हैं, ये जो अर्धचंद्राकार भाग होता है इसे बोलते हैं कैप ब्लॉक। मीन्स ये पोलन ट्यूब की कैप का कार्य करता है और सेल कंटेंट को उस पोलन ट्यूब में रोके हुए रहता है। तो पोलन ट्यूब का अग्रभाग अर्धचंद्राकार होता है, जिसे कैप ब्लॉक कहते हैं या कैप ब्लॉक कहते हैं। और इस अर्धचंद्राकार भाग में अग्रभाग पर कोशिकांग कम होते हैं, कई सारे छोटी छोटी वैक्यूल्स या धानियाँ पाई जाती है और पॉलीसेकेराइड व आरएनए उपस्थित होते हैं। लेकिन ये जो कैप ब्लॉक है उसके अग्रभाग पे मीन्स लगभग यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम आदि कोशिकांग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो केलोस प्लग बनने के बाद में जब हम आगे की स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि जो पोलन ट्यूब की लेंथ होती है उसका अग्रभाग अर्धचंद्राकार होता है, जिसे कैप ब्लॉक कहते हैं। और ये जो कैप ब्लॉक वाला रीजन होता है वहाँ पे सभी कोशिकांग बहुत कम मात्रा में होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स पाई जाती है और पॉलीसेकेराइड्स और आरएनए ही पाए जाते हैं। लेकिन इससे जो जस्ट ऊपर वाला भाग होता है वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम आदि कोशिकांग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो पोलन ट्यूब होती है इसकी लेंथ मैंने बताई थी कि स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, किन्हीं प्लांट्स में ज़्यादा होती है, किन्हीं प्लांट्स में कम होती है। ठीक है, इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। ये जो मेल गैमेट्स होते हैं पोलन ट्यूब के निर्माण के समय ही इनमें मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद में 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। और ये जो मियोसिस सेकेंड होता है ये किस में होता है, जर्म न्यूक्लियाई में जो मियोसिस सेकेंड होता है तब जाके ये मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये जो पोलन ट्यूब होती है इसकी ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल होती है, मीन्स एक दिशीय। इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल या एक दिशीय होती है, मीन्स स्टाइल से ओवरी की तरफ ही इसकी ग्रोथ हमेशा होती है। तो मेन पॉइंट क्या है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल या एक दिशीय होती है, अर्थात स्टाइल से ओवेरी की ओर ये है इसका स्टिग्मा और ये है इसका पोर्शन स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल से यहाँ पे क्या आ जाएगी, ओवरी। ठीक है, तो इसकी ग्रोथ स्टाइल से ओवरी की तरफ ही होगी हमेशा से। और सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ये जो
पोलन ट्यूब है वो हाइड्रोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक ग्रोथ शो करता है। मीन्स इसमें क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होगी वो हाइड्रोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक मीन्स रसायन रागी और जल रागी प्रकृति की ही होगी। कैसे होगी? मीन्स इस पोलन ट्यूब को कहीं से जल मिल रहा है या कहीं से इसको जल अनुभव होता है, ये उधर की तरफ ही अपनी डायरेक्शन शो करती है, या जिस साइड से इसे केमिकल्स के या रसायन के उद्दीपन मिल रहे हैं ये उसी तरफ अपनी ग्रोथ शो करती है। तो मोस्टली प्लांट्स में पोलन ट्यूब की ग्रोथ कीमोट्रॉफिक होती है। मीन्स केमिकल्स का उद्दीपन मिलते ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और आगे की तरफ ग्रो करती है। तो जो ओवरी मोस्टली जो प्लांट्स में उद्दीपन मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? या तो ओवरी से, ओवरी के टिश्यूज़ इन्हें उद्दीपन देंगे या रसायन उद्दीपन देंगे जिसकी हेल्प से ये जो पोलन ट्यूब होती है वो ओवरी में एंटर करती है। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होती है जैसे कि फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस में क्या होता है? जब मैंने आपको फ्यूनिकुलस पढ़ाया था तो मैंने एक स्ट्रक्चर बताई थी कि फ्यूनिकुलस की एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है या एक रूपांतरित संरचना होती है जिसे बोलते हैं सैतुक। इस सैतुक की हेल्प से भी पोलन ट्यूब ओवरी में एंटर करती है और इस तरह आपके कंप्लीट सेकंड स्टेप पूरी होती है। कुछ प्लांट्स में ऐसे भी होता है कि जो स्वनिश्चितता है या मैं कंपेटिबिलिटी बताऊं कि इस ओवरी और इस पोलन ट्यूब की कंपेटिबिलिटी के बेस पर भी इसकी लेंथ अफेक्ट होती है। मीन्स अगर ओवरी उस पोलन ट्यूब को ग्रहण नहीं करेगी तो इसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी और ये आगे नहीं बढ़ेगी। और जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है उस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है टेम्परेचर का। मीन्स टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी कम, और अगर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है तो ग्रोथ होगी ज़्यादा। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ पे सबसे ज़्यादा बाह्य फैक्टर्स का फ़र्क पड़ता है, तो वो फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ भी कम होगी, और अगर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसकी ग्रोथ अधिक होगी और फेवरेबल होगी। और इसके साथ ही ये आपका स्टेप कंप्लीट होता है। थैंक यू।